गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं कि जो 3 नए कानून प्रस्तावित थे उनके नाम से संबंधित जो विवाद थे उसको सुलझा लिया गया है। पहले इस विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 नए कानून हमारे देश में बन रहे हैं जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उनके जगह लेंगे। 2023 में ये बनेंगे। ये बिल जो थे, ये मसौदा जो था वो कमेटी, गृह मंत्रालय के कमेटी के अंतर्गत भेजा गया था एग्जामिन करने के लिए। उसमें क्या था कि कौन से कानून स्टैंडिंग कमेटी इसको एग्जामिन कर रही थी। इसी दरमियान कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ राजनेताओं ने इस पे आपत्ति जाहिर की थी कि इन विधेयकों का नाम जो हिंदी में है वो हिंदी में नहीं होना चाहिए। हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्योंकि ये अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 348 का वायलेशन करता है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि क्या किसी भी स्टेटस का हिंदी नाम अनुच्छेद 348 का वायलेशन है। पहले देखते हैं कि आर्टिकल 348 में क्या दिया गया है हमारे संविधान के। देखिए स्क्रीन पे आर्टिकल 348 खुल चुका है। ये है 348 आर्टिकल। इसमें कहा गया है language to be used in the Supreme Court and the High Courts and for acts bill। देखिए यहीं पे एक्ट और बिल दोनों के लिए लैंग्वेज की बात की जा रही है। ETC notwithstanding anything in the foregoing provision of this part until Parliament by laws otherwise provides, all proceeding in the Supreme Court and in every High Court the authoritative tax। ये पहला वाला देखिए बी का क्लॉज में, ऑफ ऑल बिल टू बी इंट्रोड्यूस और अमेंड देयर टू बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इन द हाउस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट of the legislature of state and of all ordinance promulgated by the president, the governor of state and all orders, rule, regulation made by laws issued। ये सारे बातें बताई गई हैं कि ये क्या होंगे, शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। आर्टिकल 348 कहता है कि जो भी लॉ है, इसको मोटा मोटी समझते हैं, जो भी, इसका मेन पॉइंट यही है इस आर्टिकल का कि जो भी लॉज हैं, अमेंडमेंट है, लेजिस्लेचर राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है या फिर केंद्र द्वारा बनाया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा या गवर्नर द्वारा या कोई और बॉडी जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है बनाता है, उसका लैंग्वेज इंग्लिश होगा। ये आर्टिकल 348 कहता है। इसी आर्टिकल का, इसी संविधान के प्रावधान का अवलंबन लेकर के कुछ राजनीतिक दल और राजनेता इस अधिनियम का जो हिंदी नाम था उसका विरोध कर रहे थे। तब सवाल ये उठता है कि जो ये टाइटल है, ये शॉर्ट टाइटल कहते हैं, क्या ये अधिनियम का भाग है? तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटस का शॉर्ट नेम है वो उसका भाग है कि नहीं है। तो देखिए ये तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस में चलना होगा। जब भी किसी अधिनियम का इंटरप्रिटेशन होता है तो उसका देखा जाता है कि क्या क्या अधिनियम के भाग हैं। तो इंटरप्रिटेशन में 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, एक इंटरनल एड होता है और एक एक्सटर्नल एड होता है। एड मतलब जो सहायक हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो जो इंटरनल एड होता है उसमें शॉर्ट टाइटल आता है। ध्यान रखेंगे ये वाला शॉर्ट टाइटल की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो दिया रहता है शॉर्ट टाइटल एंड प्रेम्बल, जहाँ दिया रहता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। शॉर्ट टाइटल वो आएगा, इंटरप्रिटेशन का भाग है, उसको स्टेटस का भाग माना जाता है और इंटरप्रिटेशन में उसका उपयोग किया जाता है। ये बात कहाँ बताई गई है हम लोगों को? इंटरप्रिटेशन अधिनियम में। यहाँ पे मैं इसका प्रियम्बल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो नाम इसका होता है शॉर्ट नाम, उसके बारे में। देखिए इसका शॉर्ट नेम ये है, प्रोविजन ऑफ दिस बी इनेक्टेड पार्लियामेंट सेक्रेटरी एक्सप्लेनेशन। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। इसका शॉर्ट टाइटल जो प्रियम्बल में दिया हुआ है
बी इनेक्टेड पार्लियामेंट 70, हाँ ये देखिए बिल 2 कौन, अभी इसका नाम जब पूरा कंप्लीट आएगा तो हमें लग रहा है कि इस पर चेंजेस करके पूरा बनेगा। यही ये वाला टाइटल होता है और इसको पॉपुलरली इसमें कॉल्ड इस नाम से किया जाएगा, जो इसका मार्जिनल ये वाला हेडिंग है। जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक केस है, जब ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा था 1906 अधिनियम का, उसी में लॉर्ड माउंटलन बताए हैं। मेरे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की बुक है, उसमें से मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट द केस विद द शॉर्ट टाइटल विच इन दिस केस इज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1906। दिस इज अ टाइटल given to the act solely for the purpose of facility of reference. If I may use the phrase it is a statute nickname, इसको जो बताया गया है कि स्टैट्यू का निक नेम है, ये सहूलियत के लिए दिया गया है। तो सहूलियत क्या है कि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी है, हिंदी में इसका नाम याद कर लेंगे, और जो जैसे बंगला, पंजाबी या जो भी भाषा गुरुमुखी लोग बोल रहे हैं उनके लिए भी सहूलियत होगा। पूरा जो स्टैट्यूज है वो तो इंग्लिश में ही है, पूरे अधिनियम के प्रावधान। तो यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी रीट के माध्यम से चैलेंज भी किया जाता है तो ये अपनी तरह का एक नया केस होगा, क्योंकि जब आर्टिकल 348 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे संबंधित इस तरह का कोई केस किसी भी बुक में नहीं दिया है। पार्टिकुलरली 2 बुक मैंने देखी है, एक जीपी सिंह की और दूसरी डीडी बसु की शॉर्ट वाली बुक। वहाँ पे केस दिया हुआ है, जो 2-3 केस है वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग लैंग्वेज में आर्गूमेंट से संबंधित केस है। इस तरह का केस यदि चैलेंज होगा तो ये पहला होगा अपने आप में, और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई अलग जजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये निकनेम है स्टेटस का और फैसिलेट करने के लिए दिया गया है, तो इसलिए वो शॉर्ट नेम स्टेटस का भाग भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अधिनियम बन के जल्द आने वाला है, इस सेशन में उम्मीद है कि पास हो जाएगा। और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एडल्ट्री को फिर से जोड़ने का प्रावधान है, और जो सेक्शन 377 है वो पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, उम्मीद है उसे भी इसमें जगह दी जाएगी। अब किस तरह से कंप्लीट अपने आप में ये अधिनियम आता है, तब हम सभी लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस पुराने बिल से नए पूरे एक्ट बनने में आए हैं, कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन भेजा है, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। और जो भी छात्र हैं वो कब इसका बेयर एक्ट खरीदेंगे और कौन सी कंपनी का बेयर एक्ट खरीदेंगे, इसका ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। जब भी आप बेयर एक्ट खरीदें उस बेयर एक्ट को प्रेफर करेंगे जिसमें कंपेयर करके दिया हो कि पुराने अधिनियम में किस धारा में क्या दिया हुआ था, अब उसको नए किस अधिनियम में उसको जगह दी गई है। ऐसे करने से हम लोगों का ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कोई कठिनाई नहीं होगी। ध्यान रखना है कि पुराने बेयर एक्ट को इधर उधर नहीं करना है। जो चीज़ भी आप लिखे हैं उस पर ज़्यादातर सेक्शन नए में भी रहेंगे, इसलिए उस बेयर एक्ट का सब चीज़ एज इट इज़ उस नए बेयर एक्ट पे भी लिख देंगे आप, ताकि आगे एग्ज़ाम, रेफरेंस, प्रैक्टिस किसी के लिए आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में यहीं तक। आगे कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।